मिटेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी। अस्मिता में आज मुलाकात उन परिवारों से जिन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे कीमती शय को वतन की सरहद की हिफाजत के लिए कुर्बान कर दिया, ताकि हम और आप अपने घरों में सुकून से रह सके। अस्मिता में आज बात देश के जाबाजों की। मैं हूं आपके साथ समीना। आज जिक्र उनका जो सरहद पर थे तो हम सुकून से अपने घरों में थे। आज बात उनकी जिनकी बहादुरी और हिम्मत के चर्चे सारे जहां में हैं। आज मुलाकात उनसे जिन्होंने खोया अपनों को, लेकिन उनके अपनों का बलिदान गौरव का सबब बना। आज अस्मिता में जिक्र हिंदुस्तान के वीर सपूतों का, उनके अपनों की ज़बानी। आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मकाम आता है। खुश नसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। सबसे पहले उनकी बात जिनकी बहादुरी के चर्चे बेमिसाल हैं, जिनसे मैदानी जंग के सबसे बड़े सम्मान परमवीर चक्र का आगाज हुआ और जिन्होंने प्रेरणा दी हिंदुस्तान के नौजवानों को फौज में आने की। हम बात कर रहे हैं भारत पाकिस्तान के 1948 के युद्ध में एक ऐसी इबारत लिखने वाले वीर सपूत की, जिन्हें याद किया जाता है मेजर सोमनाथ शर्मा के नाम से। शहीद मेजर सोमनाथ शर्मा, जन्म 30 जनवरी 1923, मृत्यु 30 नवंबर 1947। भारत पाकिस्तान युद्ध, कुमाऊं रेजिमेंट, परमवीर चक्र से सम्मानित। हम बात कर रहे हैं भारत पाकिस्तान के 1948 युद्ध में एक ऐसी इबारत लिखने वाले वीर सपूत की, जिन्हें मेजर सोमनाथ शर्मा के नाम से जाना जाता है। मेजर सोमनाथ शर्मा का जन्म एक फौजी परिवार में हुआ था। देशभक्ति और देश के प्रति समर्पित होने का जज्बा उन्हें अपने परिवार से मिला। 4 पीढ़ियों से देश की खिदमत करते आ रहे मेजर शर्मा का परिवार हमेशा से देश सेवा के लिए आगे रहा। मेजर शर्मा की जिंदगी का वो दिन आ गया जिसका उन्हें इंतजार था। भारत पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर युद्ध की शुरुआत हुई। उस समय मेजर शर्मा कुमाऊं रेजिमेंट की 4वीं बटालियन के डेल्टा कंपनी के कंपनी कमांडर थे। जब उन्हें पता चला कि पाकिस्तानी लश्कर कश्मीर में आ गई है, तो उन्होंने अपने सिपाहियों के साथ जाकर बड़ी ही बहादुरी के साथ दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। छह 800 लोगों का हमला था। ये लोग करीब 60-70 लोग थे। 6 घंटे तक उन्होंने रखा। क्यों? टाइम का ज़रूरत था। वो जो एयरफील्ड थी उस पर हर मिनट हवाई जहाज़ उतर रहा था जहां हमारे ट्रूप्स आ रहे थे। अगर आतंकवादी या ये जो पाकिस्तानी रेडर्स थे हवाई अड्डे को पकड़ लेते श्रीनगर में, तो फिर हिंदुस्तानी फ़ौज ना पहुंचती। तो हिंदुस्तानी फ़ौज को पहुंचाने के लिए उस एयरफील्ड की हिफाजत बहुत ज़रूरी थी। और सोमनाथ को मालूम था कि अगर मैं यहाँ से हट गया तो ये लोग एयरफील्ड में पहुँच जाएंगे, वहाँ डिफेंस ठीक नहीं है। इस कारण उन्होंने बोला कि मैं लड़के मरूंगा यहीं पे। तो जब उनके ब्रिगेड कमांडर साहब आए थे, वो नए आए थे एयरफील्ड पे, उन्होंने देखा कि ये तो पूरी कंपनी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो उन्होंने इनको हुक्म दिया कि आप विड्रॉ कर लीजिए। तो सोमनाथ ने कहा, आई विल फाइट टू द लास्ट मैन एंड द लास्ट राउंड। उनकी इस बहादुरी के लिए उन्हें मैदानी जंग के सबसे बड़े सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। सोचकर सिहर उठते हैं कि अगर उस वक्त मेजर सोमनाथ शर्मा और उनकी टुकड़ी ना होती तो देश को कितना बड़ा नुकसान पहुंचता। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां,
हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अब बात हिंदुस्तान के सबसे कम उम्र में मैदानी जंग में सबसे बड़ा सम्मान परमवीर चक्र पाने वाले सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की, जिनकी जिंदगी का पहला और आखिरी मकसद रहा देश सेवा का। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, जन्म 14 अक्टूबर 1950, मृत्यु 16 दिसंबर 1971, भारत पाकिस्तान युद्ध 1971, पूना हॉर्स रेजिमेंट, परमवीर चक्र से सम्मानित। दुश्मनों के छक्के छुड़ा देने वाले निर्भीक युवा सैनिक अधिकारी सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का जन्म 14 अक्टूबर 1950 को पुणे के एक ऐसे परिवार में हुआ जो कई दशकों से सेना में रहकर देश सेवा कर रही थी। देशभक्ति की भावना और देश की मिट्टी पर अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने का जज्बा उन्हें उनके खून में मिला। बचपन से ही उनका पहला शौक देश सेवा था। बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है आम की दुखों पे लुटाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा। अरुण खेत्रपाल पढ़ाई पूरी करने के तुरंत बाद देहरादून के पास राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में ट्रेनिंग के लिए चले गए। और फिर उसके बाद पूना हॉर्स रेजिमेंट में कमीशन प्रदान किया गया। उसी दौरान हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच 1971 के युद्ध का आगाज हो गया। वंदे और उस समय अरुण यंग ऑफिसर कोर्स कर रही थी। जब उन्हें ये सब पता चला कि शंकरगढ़ सेक्टर के जरबाल में भारतीय सैनिकों पर हमला कर दिया गया है, तो वो अपने अधिकारी के पास अनुमति लेने के लिए गए। पहले उन्हें मना कर दिया गया, लेकिन उनके जज्बे और देश प्रेम को देखकर उन्हें जाने की अनुमति दे दी गई। अरुण की वो इच्छा को और वो देख के तो कर्नल ने कहा कि अच्छा बेटा, ऐसा है कि हम आपको भेजेंगे तो ज़रूर, पर साथ में एक सीनियर सूबेदार आपके साथ में रहेंगे। आर्मर्ड कोर में 4 एनिमी के मतलब अटैक हुआ और इनके पास 4 टैंक थे। इन्होंने मतलब उस बैटल में 10 टैंकों की मतलब जो है ना, इन्होंने पाकिस्तानी आर्मी को के टैंकों को नष्ट किया। गोलाबाजी में इनके टैंक को आग लग गई थी और इनके जो टैंकर ड्राइवर था वो बुरी तरह से घायल हो गया था। तो इस बीच में कमांडिंग ऑफिसर ने उनसे पीछे से रेडियो पे इनको ऑर्डर किया कि अरुण इवैक्यूएट योर टैंक। तो अरुण ने कहा कि नहीं सर, माय गन इज स्टिल फायरिंग, आई विल शो दिस। और दैट वाज द लास्ट मतलब मैसेज, बिकॉज उसके बाद में अरुण ने अपना इंटरकॉम बंद कर दिया। इस युवा अधिकारी ने अपने टैंकों की मदद से दुश्मन के कई टैंक तबाह किए और इसके बाद वीर गति को प्राप्त हुई। दुश्मनों के इरादों को चकनाचूर कर दिया अरुण खेत्रपाल और उनकी टुकड़ी ने, और इस बात के खुद गवाह रहे पाकिस्तानी सेना के मेजर। अस्सी साल की उम्र में मेरे पिताजी ने एक दिन ख्वाहिश बताई कि मैं अपने होम टाउन को विज़िट करना चाहता हूँ। वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के पढ़े हुए थे और वो वहाँ पे जब पाकिस्तान में गए तो ओल्ड स्टूडेंट्स या इनको मतलब ठहराया गया किसी न किसी के घर में, और इत्तेफाक की बात है कि एक वो मेजर नासिर के घर में मेरे पिताजी वहाँ पे रहे। तो मेजर नासिर ने कहा कि 71 की लड़ाई में उस टैंक ने जिसने जब गोलाबाजी थी जो, और मैं कमांडर था पाकिस्तानी साइड से, और वो जो फाइनल शॉट जो आपके लड़के को गोलाबाजी में मेरे टैंक के द्वारा ही मतलब जो है फायर हुआ था।
उन्होंने फिर हाँ ये भी कहा कि मैं आई सल्यूट योर सन एंड कि वो नहीं होते तो हम भी हमारा जो आक्रमण है वी वुड हैव बीन एबल टू पियर्स द फ्रंट लाइन। लड़ो तो इस तरह लड़ो, बहादुरी निसार हो, मुकाबला हो मौत से तो मौत शर्मसार हो। ऐसे ही जाबाजों में एक नाम काबिले फक्र है और ऐसे ही वीर सपूत रहे कैप्टन विजयन थापर। कैप्टन विजयन थापर देश का गौरव हैं और उनके देश प्रेम के जज्बे को हमारा सलाम। कैप्टन विजयन थापर, जन्म 26 दिसंबर 1976, मृत्यु 29 जून 1999, करगिल युद्ध, सेकंड राजपुताना राइफल, वीर चक्र से सम्मानित। ये एक ऐसा नौजवान था जिसने सरहद की हिफाजत करते मातृभूमि पर अपनी जान न्यौछावर कर दी। शहादत के वक्त जिनकी उम्र सिर्फ 22 साल थी, लेकिन उनकी बहादुरी की शौर्य गाथा कई 100 सालों तक याद की जाएगी। हम एक ऐसे बहादुर नौजवान की गाथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर हर देशवासी का सीना फक्र से चौड़ा हो जाता है। वो है वीर चक्र विजेता शहीद कैप्टन विजयन थापर। नोएडा के थापर परिवार से आने वाले इस वीर के दिलो दिमाग में बचपन से ही देश प्रेम और देश सेवा कूट कूट कर भरी थी। उनका परिवार भी सेना में रहकर 4 दशकों से देश सेवा कर रहा था, लिहाजा ये जज्बा उन्हें विरसे में मिला। उनके बचपन से जुड़ी आज भी कुछ बातें लोगों के जहन में जोश और देश प्रेम की भावना जगा देती हैं। उनके बारे में बात करते हुए आज भी उनके पिता का लहजा और मस्तक गर्व से तन जाता है। विजयन ने जैसे ही आईएमए की ट्रेनिंग पूरी की, उसके 6 महीने बाद ही उनकी पोस्टिंग कुपवाड़ा में कर दी गई। जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। और उसके कुछ ही दिन बाद करगिल युद्ध की शुरुआत हुई। करगिल की लड़ाई के वक्त भारतीय सेना के सेकंड राजपुताना राइफल में तैनात कैप्टन की तैनाती डर्टी डजन नामक उस 12 सदस्य वाले दल में हुई जिसका काम टोलोलिंग पर कब्जा करना था। टोलोलिंग बहुत महत्वपूर्ण चोटी थी जो कि हमारे नेशनल हाईवे को काट रही थी, इसलिए टोलोलिंग पे हमला करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी उद्देश्य बन गया था। तो ये हमला 12 और 13 की रात को 2 राजपुताना राइफल्स ने किया और भारत के लिए पहली विजय प्राप्त की। उसके बाद उनको जल्द ही दूसरा टास्क मिला, दूसरा हमला करने के लिए, जो कि नौल नाम की एक जगह है, 3 पिंपल्स नौल बोलते हैं उसको। वहाँ पे 28 की रात को वो हमला करना था, जब खूब गोलीबारी हो रही थी और गाली गलौच भी हो रहा था। तो आप समझ सकते हैं कितने नज़दीक थे। तो 1.5 घंटा ये चलता रहा। उसके बाद में थोड़ा सा ब्रेक हुआ फायरिंग में। जैसे ही ब्रेक हुआ, इन्होंने सोचा कि ये ठीक मौका है, अब दुश्मन पर टूट पड़ो। जैसे ही एक कदम लिया तो उन्होंने उनकी मशीन गन ने फायर किया और साहब के सिर में गोली लगी और वो अपने साथी नायक तिलक सिंह की बाहों में शहीद हो गए। साहस से लबरेज, हिम्मती, जिंदा दिल इस बहादुर नौजवान को वीर चक्र से नवाजा गया। बहुत कम लोग जानते हैं कि ये बहादुर नौजवान इंसानियत की मिसाल आप था। विजयन अपनी पलटन के साथ सबसे पहले कुपवाड़ा गए और कुपवाड़ा में इन्होंने एक स्कूल में जाके, इनकी पूरी बटालियन वहाँ रह रही थी, तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा, 3-4 साल की लड़की छोटी सी आती है, वेरी क्वाइट, कोई बात नहीं करना। फिर वहाँ लोगों ने बताया, विलेजर्स ने, कि इस बच्चे के फादर को मिलिटेंट्स ने इसकी आंखों के सामने मारा था और उसका जो है उसकी स्पीच खत्म हो गई, वो बोल नहीं सकती है। 2 महीने में उन्होंने उस बच्चे की इतनी केयर की कि बाय द टाइम ही लेफ्ट फॉर कारगिल, जब तक वो कारगिल गए तब तक रुखसाना ने बोलना शुरू कर दिया।
Dearest Papa, Mama, Birdie and Granny, by the time you get this letter, I'll be observing you all from the sky, enjoying the hospitality of Apsaras. I have no regrets. In fact, even if I become a human again, I will join the army and fight for my nation. If you can, please come and see where the Indian Army fought for you tomorrow. As far as the unit is concerned, the new chap should be told about this sacrifice. I hope my photo will be kept in the Alpha Company Mandir with Karni Mata. Alpha Company, he was from the Alpha Company. Whatever organ can be taken should be done. Contribute some money to orphanage and keep on giving 50 rupees to Rukhsana per month and must meet Yogi Baba. Best of luck to Birdie. Birdie is my younger son. Best of luck to Birdie. Never forget the sacrifice of these men. Papa, you should feel proud. Mama, so should you. Okay, then it's time for me to join my clan of the Dirty Dozen. My assault party has 12 chaps. Best of luck to you all. Live life king size. Yours, Robin. ये सरजमी गांधी की ये धरा है उर्वरा, अनगिनत शहीदों का खून इसमें है गिरा। हल जोतता है जो ये जमीन उसकी है, सींचता जो खून से ये जमी उसकी है। ऐसे ही जाबाजों में नाम आता है कैप्टन सुमित रॉय का। हिमाचल की खूबसूरत सरजमी से ताल्लुक रखने वाले इस जाबाज योद्धा को ऑपरेशन विजय को अंजाम देने के लिए मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। हम बात कर रहे हैं कैप्टन सुमित रॉय की। कैप्टन सुमित रॉय, जन्म 26 सितंबर 1977, मृत्यु 3 जुलाई 1999, करगिल युद्ध, 18 गढ़वाल राइफल, वीर चक्र से सम्मानित। सुमित रॉय का साहस और मातृभूमि से उनकी बेलौस मोहब्बत उनकी सेना में आने का सबब बनी। बचपन से ही शहीदों की कहानी और किस्से सुनने के लिए वो जिद करते थे और इन कहानियों में अपने को एक जाबाज सैनिक के रूप में देखना उनकी आदत सी बन गई थी और यही आदत उनकी प्रेरणा बनी। और एक बड़ी वजह बनी उनकी सेना में आने की। इस सब के बीच समाज सेवा में भी उनकी भागीदारी एक मिसाल रही। ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट था, वो सिखाने लगा बच्चों को। अब स्कूल में भी और शहर में भी जाता था। बच्चों को तब तो ड्रेसेस वगैरह मिलते नहीं थे, तो अपने हाथ से वो काट के, घर में जो सिविंग मशीन होती है उसमें वो उसको मैंने बता दिया था कि कैसे काटना है, कैसे सिलना है। अदम्य साहस और पराक्रम की मिसाल रहे सुमित रॉय ने जैसे ही IMA की ट्रेनिंग की, उनकी पोस्टिंग कुपवाड़ा की गई। उसके कुछ ही महीने बाद करगिल युद्ध का आगाज हुआ। जिस दिन का इंतजार सुमित रॉय कर रहे थे, वो दिन भी आ गया और फिर उन्हें डेल्टा कंपनी के सेकेंड इन कमांड की उपाधि दे दी गई, जिसका मकसद था द्रास सेक्टर को कब्जा करना। युद्ध करते करते सुमित रॉय ने अपने सपने को हकीकत में बदला और द्रास पर तिरंगा फहराया, लेकिन द्रास से उतरते वक्त वो वीर गति को प्राप्त हुए। द्रास में 28 जून को 4700 जो पीक है, ही कैप्चर्ड दैट पीक। उसको भेजा गया वहाँ पे और वो पीछे से, वो पीक पे पीछे से चढ़ा और वहाँ पे एनिमीज़ को उसने अचंभे में उसने पीछे से पकड़ लिया और हैंड टू हैंड उसने मतलब डैगर से उसने फाइट किया। एंड ही हेल्ड द पोस्ट। वहीं पे वो खड़ा रहा, डटा रहा अकेले। टाइगर हिल के लिए बटालियंस को भेजते हैं कि ये बटालियन सब इकट्ठे जा रहे थे, तो वहाँ पे बॉम्ब शेलिंग, जो उनकी शेलिंग हुई थी, शेलिंग स्टार्ट हो गई थी, तो उसमें वो इंजर्ड हो गया था। शौर्य, साहस की मिसाल और सपने को हकीकत में बदलने वाले जाबाज कैप्टन सुमित रॉय को मरणोपरांत वीर चक्र से नवाजा गया।
है लिए हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर, और हम तैयार हैं सीना लिए अपना इधर। खून से खेलेंगे होली, गर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। हमारे सैनिकों के पराक्रम और वीरता की अनेक गाथाएं हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अपनी परम वीरता की ऐसी गाथा लिखी है कि उन्हें देश सदियों तक नहीं भूल पाएगा। जिक्र ऐसे ही एक और जाबाज वीर योद्धा का, शहीद अनुसुईया ध्यानी, जिनकी बहादुरी बेमिसाल रही। राइफलमैन शहीद अनुसुईया ध्यानी, जन्म 29 जनवरी 1975, मृत्यु 27 जून 1999, करगिल युद्ध, 18 गढ़वाल राइफल, वीर चक्र से सम्मानित। एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म लेने वाले वीर चक्र विजेता अनुसुईया ध्यानी ने भी अपने शौर्य और पराक्रम के दम पर ऐसा मकाम हासिल किया कि इस लाल को याद कर देश के तमाम लोग गर्व का अनुभव करते हैं। हर दिल अजीज अनुसुईया की यादें अभी भी किसी ताजे गुलाब के फूल की तरह महकती रहती हैं। 18 गढ़वाल राइफल में राइफलमैन के रूप में नौकरी कर रहे शहीद अनुसुईया ध्यानी के लिए हमेशा से देश सर्वोपरि रहा। देश की रक्षा में अपनी जान की बाजी लगा चुके वीर शूरवीरों के किस्से उनके लिए हमेशा प्रेरणा का सबब बने। ऑपरेशन विजय में देश की रक्षा का संकल्प लिए भारतीय थल सेना में काम कर रहे अपने साथियों के साथ दुश्मन को रोकने के लिए आगे बढ़े। अपनी हिम्मत की मिसाल देते हुए उन्होंने दुश्मन के दांत खट्टे किए। भर्ती होने के लिए छुप के जाता था, अपने पापा को नहीं बताता था। पापा ने जॉब लगा दी थी, जैसे देखे अखबार में भर्ती खुल रही है तो भाग जाता था। जब वो कारगिल गया, रास्ते में से उसने मेरे को फोन करा, बोला पापा को आप बता देना कि मैं मतलब जो है कि नहीं आ छुट्टी में, नए साल की छुट्टी में नहीं आ सकता, तुम लड़ाई देख रहे हो, आ जाऊंगा तो ठीक है, नहीं आ सकता, नहीं आऊंगा तो पिंकी का ध्यान रखना। तो उसने तो हमारे सारे कुल का सारे ये जो चोटी में लड़ाई हुई वहाँ से वो लोग चले गए थे, मारे जो भी हुआ। उसके बाद जब नीचे आए तो एक बंकर था, बंकर के ऊपर 11 जने थे जो बैठे हुए थे, बंकर के नीचे घुसपैठ थे। तो जब ये लोग रिलैक्स हो गए और रिलैक्स होके इन्होंने अपना बद्री विशाल का जो झंडा लहराया, उसी टाइम एट ए टाइम नीचे से जो घुसपैठ थे उसके नीचे इन्होंने आमने सामने की जो लड़ाई हुई तो इनमें से 11 के 11 जो बच्चे थे सारे खत्म हो गए। प्रतिभा और जुनून छोटी उम्र में बड़े धमाल, ऐसे ही थे नौजवान मातृभूमि पर दिया बलिदान। शहीद मेजर चंद्रभूषण द्विवेदी की शहादत भला कौन भूल सकता है, जो करगिल युद्ध में अपने सैनिकों की रक्षा करते हुए शहीद हुए। उनकी शहादत और बलिदान को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने उन्हें सेना मेडल से नवाजा। मेजर चंद्रभूषण द्विवेदी, जन्म 2 जनवरी 1961, मृत्यु 2 जुलाई 1999, करगिल युद्ध, 315 फील्ड रेजिमेंट, सेना मेडल से सम्मानित। बिहार के सीतामढ़ी से ताल्लुक रखने वाले मेजर चंद्रभूषण को बचपन से ही देशभक्ति और समाज सेवा से लगाव था। हमेशा से अपनी जिंदगी संघर्ष के नाम करने वाले मेजर चंद्रभूषण ने अपने दमखम से सेना में नौकरी पाई और नौकरी के कुछ साल बाद ही करगिल युद्ध का आगाज हुआ। जिस वक्त ये युद्ध शुरू हुआ, मेजर चंद्रभूषण अपने परिवार को लेकर कश्मीर में छुट्टियां मना रहे थे, लेकिन जैसे ही पता चला वो अपनी छुट्टियां खत्म कर फौरन करगिल की ओर रवाना हुए। उनके जज्बे, हौसले और उनकी तोप ने ऐसा कमाल दिखाया कि दुश्मन की हालत खराब हो गई। लेकिन कुछ वक्त बाद पाकिस्तानी सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। अपनी बटालियन को बचाने के लिए
उन्होंने अपनी जान दांव पर लगा दी। उनके इस हौसले और देश के लिए जान की बाजी लगाने के जज्बे के लिए भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत सेना मेडल से नवाजा। जब शेलिंग हुई थी तो शेलिंग में कहते हैं कि कुछ टाइम लगता है दूसरा शेल आने में। पहले शेलिंग में मतलब इनको पता चला कि ऐसे हो रहा है, शूट हो रहा है, और ये बाहर बंकर के अंदर थे ये। फिर बाहर निकले और बाहर लोगों को अलर्ट करने के लिए, अपने जवानों को अलर्ट करने के लिए कि तुम लोग अलर्ट हो जाओ, शेलिंग आ रही है। जब तक ये बाहर निकले, निकलते ही दूसरा शेलिंग आया। तो इनका फर्स्ट एड जो हुआ सो बाजू में हुआ, पर चेस्ट के पास का नहीं हो पाया। ये था तो ये तो कह दिया कि दूसरे को देखो, पर खुद का कुछ क्लियर नहीं हो पाया कि हाँ बाद में ब्लीडिंग ये सब हुआ। तो इस तरह से उसके बाद तो कुछ, जब तक श्रीनगर लाया गया तब तक तो इनके जाने के बाद भी आज भी हम यही कहते हैं कि हम अपने बच्चों को फौज में भेजेंगे। दिल में तूफानों की टोली और नसों में इनकलाब, होश दुश्मन के उड़ा देंगे, हमें रोको ना आज। दूर रह पाए जो हमसे, दम कहाँ मंजिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ऐसे ही मतवाले थे वो जो देश के लिए अपनी जान पर खिल गए। इस मुख्तसर से वक्त में कुछ हस्तियों को ही हम समेट पाए, लेकिन इस एक कोशिश में उन सभी जाबाजों को हमारा सलाम जो हंसते हंसते वतन पर कुर्बान हो गए। जय